नमस्कार। मैं बीके दीक्षित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है प्लांट रेस्पिरेशन। यानी आज के क्लास में हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन को की स्टडी करेंगे। और प्लांट रेस्पिरेशन जो आपको क्लास 11th में जो अलॉटेड है उसकी दो वीडियो मैंने प्रिपेयर किए हैं एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट फर्स्ट ऑफ द टू वीडियो आपके सामने। तो आपको जो भी इसके अंदर क्वेरीज हो, कोई भी आपको लगता है कि डिस्कस करना चाहिए तो आप डिस्कस कीजिए। मैं पहले इस वीडियो को प्रेजेंट करता हूँ, फिर आपको कोई क्वेरीज होगी उसको ले लूँगा। तो देखिए, यूज़फुल सबसे पहले चीज़ ये कि एक अपील है कि जो मटेरियल्स हैं दैट इज़ यूज़फुल फॉर ए ऐसे नीट एग्जाम। पहले आप इसको पढ़ के समझिए, देखिए आपके लिए कितना यूज़फुल है। देन इन सजेस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। तो ये चीज़ें कुछ रहीं, अपील जो है। आइए कंटेंट के ऊपर स्टडी करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए, जो रेस्पिरेशन प्लांट में है उसको जो वो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन को हम क्या करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, या फिर इक्वेशन से ही इसको समझा जा सकता है। ये 6H12 और 6 ग्लूकोज है जो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसको हम लोग कहते हैं, और इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना है, रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जो रिएक्शन दिखाया गया है ये एरोबिक रिएक्शन का रिएक्शन है, और इसमें जो खास बात है वो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात जो एनर्जी है, लॉट ऑफ एनर्जी निकल रही है। अब देखें, अभी देखा जाएगा 36 ATP रिलीज होती है। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये जो है इसके लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में लेस एनर्जी और कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में खास बात होती है। अब आगे देखिए, इसमें डिफरेंस देखा जाए तो एरोबिक और एनारोबिक में आप पहले ही कुछ काफ़ी चीज़ें जान चुके होंगे। मैं जिन जो चीज़ें हैं जो पॉइंट हमने कलेक्ट किया वो आपके सामने एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन एनोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा तो फूड पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा और लेस एनर्जी निकलेगी। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और वही प्रोडक्ट के रूप में बाहर आएगा। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फार्म होती है, लेस ATP फार्म होता है, यानी अल्कोहल या एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड फार्म होंगे। लार्ज अमाउंट एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ये रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटॉल, ये साइटॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी साइटोसॉल, यानी जो साइटोप्लाज्म का जो पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोसॉल कहते हैं। तो साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल और केवल साइटोप्लाज्म तक रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये एक डिफरेंस रहा। और इसके बाद से जो पार्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये रेस्पिरेशन का सोल है, मतलब आत्मा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिज्म, कि हाउ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर दिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन टॉपिक के हेडिंग के तहत। देखिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस के बाद डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, इस चार्ट से हम लोग देख सकते हैं। ओवरऑल मैकेनिज्म जो रेस्पिरेशन है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज क्या है, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है एंड मैकेनिज्म यहीं से स्टार्ट होती है। पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड, दो मालिक्यूल पायरुविक एसिड फार्म होता है,
और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी इन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब उसके बाद से दिस पायरुविक एसिड इज ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोसेस हुआ साइटोप्लाज्म हुआ, फिर ट्रांसफर हो गया मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, पहले पायरुविक एसिड क्या होगा, एसिटिल को एंजाइम ए के रूप में कन्वर्ट होगा। ये जो रीस्टेप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कनेक्ट द क्रेब्स साइकिल विद द ग्लाइकोलिसिस। क्या कैसे कनेक्ट करता है, आप देखिए, पायरुविक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस and is converted into acetyl coenzyme in the matrix of the cytoplasm, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, रिजल्टेंट एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्म होंगे। अब एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल मीन होगा। कैसे, जो मैट्रिक्स के अंदर एक कंपाउंड होता है एक्जेलोएस्टिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OAA, ये एसिटिल कोएंजाइम में से कंबाइन करके क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एक्जेलोएस्टिक एसिड बन जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट में क्रेब्स साइकिल को दिखाया गया है। आपको क्या समझना है कि एसिटिल कोएंजाइम ए एक्जेलोएस्टिक एसिड रिएक्ट विथ एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कीटा ग्लूटेरिक एसिड, और कीटा ग्लूटेरिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एक्जेलोएस्टिक एसिड फिर फॉर्म हो जाएगा, जो एसिटिल कोएंजाइम को क्रेब्स साइकिल में रन कराएगा। इसके बाद से देखिए, अब ये जो क्रेब्स साइकिल के बाद जो क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट बने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, लेकिन इसके अलावा FAD और NADPH2 ये सब फॉर्म होंगे, तो दे विल इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखना है कि जो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। बाकी जो पायरुविक एसिड से जो क्रेब्स साइकिल रन हो रही है, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है दैट टेक्स प्लेस इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यही समझाने के लिए साइकिल बनाई गई है। ओके, इसके बाद से देखिए ग्लाइकोलिसिस। आपको होता है कि ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इन द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। उसी ग्लाइकोलिसिस के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे है, जैसे पहली चीज ग्लाइकोलिसिस इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। दूसरी बात, ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस वाज गिवन बाय मेयरहाफ पार्नास। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इम्बेडेन, मेयरहाफ, पार्नास, इन्होंने साइकिल को दिया था। इसके अलावा इसमें 2 ATP और 2 NADPH2 फार्म होते हैं, NADH2 फार्म होते हैं। ये ATP पावर है और ये NAD क्या है, रिड्यूसिंग पावर है, ATP एसिमिलेटरी पावर है, तो ये फार्म होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, इसके बाद से चूँकि इस ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इट इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ डायग्राम से हो गया है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद से आप देखिए स्टेप्स जो है कि मतलब ग्लाइकोलिसिस में जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप देखिए ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। देखिए, अगर आपको एंजाइम याद नहीं आते हैं तो एंजाइम को सेकेंड अटेम्प्ट में आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या याद कीजिए कि कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6,1,5-bis-फॉस्फेट से क्या बना, 2 ये जो है फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट जो है इसका कन्वर्जन हो जाएगा तो 2 कंपाउंड बनेंगे। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये टूट जाएगा 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में, एक होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और एक होगा फॉस्फोग्लिसराइल डिहाइड, ये जो है बन जाएगा। ठीक है,
अब क्या होगा, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का जब यहाँ पर देखिए NAD और NADH है, यानी ये NAD क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो है हाइड्रोजन NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है NADH हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, एसिड में। आपको पहले ही बताया है मैंने कि एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये प्रोसेस जो आपने केल्विन साइकिल में देखा था उसका यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, और हाइड्रोजन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन होता है। तो एल्डिहाइड क्या बन गया, फास्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद से 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, अपना फास्फेट ग्रुप ATP को दे देगा, यानी एनर्जी रिलीज होगी। जब यहाँ से फास्फेट ग्रुप डिटैच होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट इज यूज टू सिंथेसाइज ATP। यहाँ पर ATP फार्म होंगे। फिर ये कन्वर्ट, एक फर्स्ट पोजीशन से फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तो अब केवल 3 पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पर 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर यहाँ पर जो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो फास्फेट ग्रुप के रिमूव होने से यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी, फास्फोइनोल पायरुवेट से जो फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, जो एनर्जी निकलेगी वो ATP बनाने में यूज हो जाएगी, तो फिर पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 दिखाने का मतलब है कि जो इसके प्रीवियस जो फास्फो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बने थे, दोनों जब इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो ये दो, इसके एक मालिकूल पहले से थे, एक मालिकूल यहाँ से कन्वर्जन हुआ तो 2 मालिकूल बन गए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 2-2 मालिकूल चलेंगे। अब इसको याद क्या रखना है, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फिर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो 1,3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये पहले ये उसके बाद से 1,3 के बाद 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फास्फोइनोल पायरुवेट, फिर पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा। और मतलब पहले आप कंपाउंड याद करने कि कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है और किस स्टेज पर NAD से NADH2 बनेगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे ATP रिलीज हो रही है। और चूंकि ये 2-2 मालिकूल है तो यहाँ पे ATP 2-2 मालिकूल होंगे, 2 मालिकूल ATP यहाँ बनेगा, 2 मालिकूल ATP यहाँ बनेगा, 2 मालिकूल NADH2 यहाँ बनेगा। तो और 2 मालिकूल आपने देखा है इससे पहले ATP यहाँ पर कंज्यूम हुआ है, और 1 मालिकूल यहाँ और 1 मालिकूल यहाँ, यानी 2 मालिकूल ATP यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो बने कितने, 4 बने, 2 कंज्यूम हो गए, तो 2 ATP और 2 NADP फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये रहा ग्लाइकोलिसिस। इसका यहाँ पे कैलकुलेशन अभी आपको समझाया था कि कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है। फर्स्ट 2 स्टेप जहाँ जो है ATP कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल कंजम्पशन कितना हुआ, 2। 1 कहाँ रहे हैं, देखिए 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जब बन रहा है तो 2 ATP बन रहे हैं। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है तब 2 ATP बन रहे हैं। तो टोटल ATP जो फार्म हुए कितने हुए, 4 हुए। देखिए कंज्यूम 2, फार्म 4, तो नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन हो गया 2। इसके बाद से एक और प्रोडक्ट है वो है NADH फार्म हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में 2। तो अगर देखा जाए तो 2 ATP या 2 NADH2 जो है ग्लाइकोलिसिस में फार्म हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा ओके, अब इसके बाद से ये है फर्मेंटेशन। देखिए एनारोबिक रिस्पिरेशन में और फर्मेंटेशन में दोनों में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, लेकिन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। एनारोबिक जो है इंट्रासेलुलर होता है, इनसाइड द सेल होता है, उसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो प्रोसेस एक अल्टरनेट प्रोसेस है। ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनारोबिक प्रोसेस से एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो कि उनके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। हमें कम दिख रहा है बट दैट इज जस्ट मतलब फॉर एनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्वॉल्व होते हैं
और इसमें ये इंट्रा सेलुलर होता है, आउटसाइड द सेल होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी जो सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिलीज एंजाइम एंड दे कन्वर्ट ग्लूकोज मालिक्यूल इनटू सर्टेन अदर केमिकल्स, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे एसिटिक एसिड बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, अल्कोहल बन गया। तो ये फर्मेंटेशन कहलाता है। ये बेसिक डिफरेंस है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फर्मेंटेशन में क्या होगा कि ये भी एक टाइप का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, जिसमें पायरुविक एसिड, यहाँ पर आपका पायरुविक एसिड होना चाहिए, सॉरी अभी चेंज कर देता हूँ इसको। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर जो मिस्टेक है आपका, सॉरी, ये ग्लूकोज की जगह पे पायरुविक एसिड होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड का जब एनारोबिक डिग्रेडेशन होगा तो बैक्टीरिया अगर इन्वॉल्व होंगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे, ईस्ट इन्वॉल्व होगा तो अल्कोहल बनेगा। तो ये फर्मेंटेशन है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप यहाँ देखिए पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो एनिमल मसल्स, जब कोई भी व्यक्ति विगोरस एक्सरसाइज कर रहा है या माउंटेनियरिंग कर रहा है या दौड़ रहा है, तो ऐसे समय में जो बॉडी होती है इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। अगर वो फुल नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। ऐसे में जो मसल्स होते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन शुरू कर देते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है वो तो बनेगा ही, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बजाय लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें जो एटीपी रिलीज होगी वो उस पर्सन को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है, जो एनएरोबिक कंडीशन में फूड को डिग्रेड करता है। अब इसमें होता क्या है, इसको देखिए इस डायग्राम को, ये ग्लूकोज मालिक्यूल है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये तो बनेगा ही ग्लाइकोलाइसिस में नॉर्मल प्रोसेस में। यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एल्डिहाइड किसमें बदल जा रहा है, फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब फास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये एक सिंपल आप देख सकते हो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स है। तो ये 4 स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस के लिए गया है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो एनारोबिक जो बनाएगा क्या, पायरुविक एसिड, ये भी देखिए ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो 2 चीज़ें होंगी, यहाँ पर जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्म है दैट विल बी यूटिलाइज हियर एंड कन्वर्ट पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, पायरुविक एसिड का रिडक्शन होगा और वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज की जाएगी। दूसरी तरफ अगर ये ईस्ट है, ये डिपेंड करता है कि मतलब ये जो ईस्ट में है, ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में जाइमेज एंजाइम होगा तो वहाँ पर इथेनॉल बनेगा। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल फर्मेंटेशन है, दिस वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है जो आपको मैंने पहले बताया। अब तो थैंक यू वेरी मच, आपको ये इसके सेकंड पार्ट के साथ में फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।